कभी फोकस नहीं किया कि स्टूडेंट्स को ज्ञानी बनाना है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को ज्ञानी बनाने नहीं आया हूँ। मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम पास करे। और बहुत से लोग, बहुत सारे टीचर या बहुत सारी कोचिंग एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, स्टूडेंट को इतना कुछ पढ़ाने के, इतना कुछ ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता कि मुझे कल को टीचर बनना है या मुझे एम्प्लॉय बनना है, मतलब मुझे एसएससी ऑफिसर बनना है, बैंक एम्प्लॉय बनना है या यूपीएससी ऑफिसर बनना है। तो स्टूडेंट यही छोटी सी सोच के साथ आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे। और सेशन का नाम आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा दोस्तों, प्यारा जंबल। प्यारा जंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक दोस्तों जो एक आपकी पूरी ग्रामेटिकल नॉलेज को चेक करता है। मतलब देखने में ये एक ऐसा लगता है कि 5-7 लाइनें हमें दी गई हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट विच इज़ द फर्स्ट वन, विच इज़ द लास्ट वन। सो दोस्तों यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टेक्निक के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आज का ये सेशन आपके ये एग्ज़ाम में 5 नंबर अगर प्री की बात करते हैं और अगर एसएससी की बात करते हैं तो जो 15 से 20 नंबर आपके कहीं ना कहीं पक्के करने जा रहा है दोस्तों। और इसी सोच के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके साथ, अपने नोटबुक और कॉपी पेन तैयार रखिए जिससे कि आप नोट करते रहें और हमेशा वो फील करिए कि जब आप क्लास में लाइव बैठे हुए दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, प्यारा जंबल। सुनते ही दिमाग में आ गया होगा सर कुछ सेंटेंसेस आएंगे, हम उनको रीअरेंज करेंगे, बस इस तरह की छोटी सी सोच के साथ काम करेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं होता क्या है इसके अंदर। जब हम प्यारा जंबल की बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा स्क्रीन में शायद इशू आ गया, चलिए। तो दोस्तों ये जो सेशन है आप देखेंगे, मैंने आप सबके लिए वही बताया कि आपके एग्जाम में कहाँ का ये फोकस करता है। ये एसएससी प्री में, मेंस में, बैंकिंग में, डिफेंस में, टीचिंग एग्जाम जो जनरली हमारे स्टूडेंट एग्जाम तैयारी करते हैं, यूपीएससी में भी एग्जाम में आता है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों। तो अगर आप इन सेशंस को देखने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आज के सेशन में आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों तो आप पूरा ही आप इस सेशन को अपने एग्जाम में देखेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब जो पॉइंट्स मैंने आपके लिए नोट डाउन करे हैं दोस्तों वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब वो पॉइंट्स क्या हैं देखते हैं। जनरली स्टूडेंट्स का एक परसेप्शन होता है कि जैसे सर प्यारा जंबल आएगा हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम सब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और जब हम सब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है दोस्तों। और सब्जेक्ट ढूंढने के बाद हम क्या काम करते हैं, हम सोचते हैं बस हमने सारा जंग जीत लिया। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जब आप प्यारा जंबलिंग की बात करते हैं तो यू हैव टू गो थ्रू 3 मेजर कंसेप्ट। मीन्स इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, मीन वी टॉक अबाउट एनी सेंटेंस। दोस्तों मैं किसी भी सेंटेंस की बात करता हूँ तो इंग्लिश का जो प्रिंसिपल है दैट लाइज ऑन 3 थ्योरीज, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मीन्स सब्जेक्ट, जैसे आप कहते हैं कि राम स्कूल जाता, तो राम एक सब्जेक्ट है, स्कूल एक ऑब्जेक्ट है और जाता जो है वो एक वर्ब है दोस्तों। अब इस थ्योरी को तो हमने समझ लिया कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आती है। लेकिन जब एग्जाम में दोस्तों 5 या 6 या 7, 8 सेंटेंसेस होते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट है और बाकी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकते, तो बाकी क्या है। तो दोस्तों उस थ्योरी को समझने की कोशिश करिएगा। इस छोटी सी अप्रोच के साथ आपको समझ में आएगा कि हम पैरा जंबलिंग करते हुए किस थ्योरी को अडॉप्ट करते हैं दोस्तों। तो देखते क्या होता है। जब हमें सब्जेक्ट मिल जाता है तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू होता है दोस्तों दैट इज क्वालिफायर। मींस सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाला एक और सब्जेक्ट भी हो सकता है जो उसके साथ ही आना चाहिए दोस्तों। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यही हमारे एग्जाम के अंदर कन्फ्यूजन देता है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे, लास्ट तक अटैच रहिएगा, आपको रियलाइज होगा कि हमने एक बहुत मजाक में हंसी में इस टॉपिक को कवर कर लिया दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों वर्ब। बिल्कुल आपने सही कहा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, लेकिन अगेन इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है दोस्तों, एक वर्ब का क्वालिफायर। बेसिक थ्योरी है दोस्तों प्यारा जंबलिंग की। चाहे आप एसएससी करें, चाहे बैंकिंग करें, चाहे डिफेंस का एग्जाम, चाहे टीचिंग एग्जाम, कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, तो दोस्तों छोटी सी अप्रोच को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद तीसरा जो पार्ट आता है दैट इज वेरी नोन टू यू, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इज हियर। तो अगर मैं देखूं तो इसके बाद फिर मुझे किस चीज़ की जरूरत है दोस्तों, फिर मुझे क्वालिफायर की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 3 सेंटेंस थे, लेकिन मेरे पास पार्ट कितने हो गए दोस्तों, 6। सब्जेक्ट, उसका क्वालिफायर,
वर्ब उसका क्वालिफायर और ऑब्जेक्ट और उसका क्वालिफायर। इस छोटे से अप्रोच को ध्यान रखेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये टॉपिक तो बहुत आसान था। हम सिर्फ एक ही सेक्शन पे, हमारा स्टूडेंट एक ही सेक्शन पे फोकस कर रहा है कि यार सब्जेक्ट ढूंढना है और सब्जेक्ट ढूंढना है। दोस्तों बिल्कुल आपने सही कहा, सब्जेक्ट ही ढूंढना है, लेकिन साथ में वर्ब और ऑब्जेक्ट के क्वालिफायर को भी फोकस करना है दोस्तों। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हुआ क्या। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएंगे दोस्तों, सॉरी, चलिए दोस्तों अब इसके बाद थ्योरी को देखते हैं हम। अब मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपके लिए। माय नेम इज योगेश, तो मैंने वही एक सेंटेंस कॉपी पे बनाया है। योगेश हु इज द फैकल्टी ऑफ द textbook.com टीचेस सिंसियरली टू द स्टूडेंट्स दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स। अब मैं इस सेंटेंस की अगर आपके सामने बात रखूं तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि यहां पर क्या हुआ दोस्तों। यहां पर अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो यहां पर ये योगेश क्या है दोस्तों। आप कहेंगे सर ये तो सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर देता तो आपके लिए आज एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता, लेकिन मैंने आपको अभी वो आपके लिए क्वेश्चन नहीं बनाया, अभी आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम पास कराना है दोस्तों। अब हु इज द फैकल्टी ऑफ द textbook.com, हो सकता था मैं इस सेकंड स्टेटमेंट को 6 नंबर पे रख देता तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते, लेकिन अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप भी समझ गए होंगे। आप कहेंगे सर ये तो सब्जेक्ट का क्वालिफायर है, बिल्कुल सही कहा आपने, और ये सब्जेक्ट का ही क्वालिफायर है। तो दोस्तों यहाँ पर ये थ्योरी क्लियर हो जाती है। अब उसके बाद हमारे पास किसकी थ्योरी थी, वर्ब की। तो दोस्तों वर्ब आ गई हमारे पास। अब सिंसियरली क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, सर LY वाले तो होते हैं, जो एडवर्ब होते हैं वो तो सेंटेंस के आखिर में आना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, वो आखिर में आना चाहिए, लेकिन अगर जहाँ पर वो आपको पैराजम्बलिंग दे रहा है तो दोस्तों आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर वो एक वर्ब का क्वालिफायर है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ये वर्ब का क्या बन गया दोस्तों, ये वर्ब का क्वालिफायर बन गया। और इसके बाद टू द स्टूडेंट्स, ये तो ऑब्वियसली समझ में आ ही रहा है कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों। और लास्ट लाइन जो है वो किससे रिलेटेड है, वो स्टूडेंट से रिलेटेड है जो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये थ्योरी क्लियर हो गई है कि ये तो ऑब्जेक्ट का ही क्वालिफायर है। तो दोस्तों अगर हमने ध्यान से देखा तो हमने एक छोटा सा कंसेप्ट सीख ही लिया कि यार सब्जेक्ट चाहिए, देन वी नीड वर्ब, देन वी नीड ऑब्जेक्ट, और इन तीनों के अपने अपने क्वालिफायर है। ऐसा कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू क्रैम एनीथिंग। बहुत इजी कंसेप्ट है, एक ही बार में मगअप हो जाता है, याद भी हो गया और थ्योरी भी हमारी क्लियर होगी दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा, और जल्दी ही जल्दी आप जब भी आप पैराजम्बल देखेंगे एकदम मन में स्ट्राइक करना चाहिए, माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि हमें कैसे सेशन को सॉल्व करना है दोस्तों। तो चलते हैं आगे की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या दोस्तों अगले स्लाइड्स में। चलिए दोस्तों अब मैंने आपके लिए कुछ बेसिक रूल्स बनाए जो अप्लाइड रूल्स हैं। एक तो आपने सुना होगा, ये जो मैंने अभी आपको रूल बताए ये बुकिश रूल्स है कि हमें सब्जेक्ट चाहिए, हमें एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए और उसका क्वालिफायर चाहिए, और वो बिल्कुल थ्योरिकली बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम दोस्तों एग्जाम में जाते हैं ना, चाहे एसएससी की बात करें, खासकर मेंस के एग्जाम की बात करूं मैं, मेंस के एग्जाम में जो सेशन होते हैं ना वो थोड़े से कंफ्यूजिंग और ट्विस्टिंग होते हैं दोस्तों। तो वहां पर एक हमें अप्लाइड अप्रोच की जरूरत होती है। तो ये जो अप्लाइड अप्रोच आज आपको दी जा रही है दोस्तों, आप मान के चलिए हिंदी में एक मैं शब्द यूज करूं, रामबाण मीन्स पैनेशिया। तो ये आज आपको रियलाइज कराएगा कि यार इतना सिंपल टॉपिक, 5 से 20 नंबर का टॉपिक अगर प्री और मेंस की बात करें जो आज ही खत्म हो गया, आधे घंटे में ही खत्म हो गया। और दोस्तों यही सोच के साथ हमें एग्जाम की तैयारी करनी होती है कि हम रियल में क्या हम इतनी ज़्यादा थ्योरी सीखने जा रहे हैं कि कल को हम एक बुक लिख सकें, कल को हम सिर्फ टीचिंग कर सकें। नहीं दोस्तों, हमारा टारगेट था कि हम बैंक ऑफिसर बने, हमारा टारगेट था कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर बने। मल्टीपल ऑफिसर्स आर देयर, एक्साइज ड्यूटी ऑफिसर देयर, बहुत सारे ऑफिसर्स, मैं अभी लिस्ट नहीं बताऊंगा। चलिए तो दोस्तों डिस्कस करते हैं सम प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड रूल्स। और इसको समझने के लिए मैंने इसको कई सालों से समझने की कोशिश करी और उनको बनाया, और आज आपको वो इम्प्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा दोस्तों कि आपको समझ में आएगा अरे यार ये तो बड़ा इजी सेशन था, हम ऐसे ही कंफ्यूज होते रहे। चलिए दोस्तों पहला, अब मैं देसी भाषा में यूज़ करूँगा दोस्तों क्योंकि ये बाइलिंगुअल क्लास है, तो मैं इसमें बाइलिंगुअल हिंदी और दोनों मिक्स करके चलूँगा दोस्तों, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। और नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल सेशन आज का फाइंड प्रोनाउन। मैंने इसको एक दूसरा नाम भी दिया है, मैं इसको किस नाम से देता हूं देखिएगा, मैंने इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। मैंने इसको एक छोटा सा नाम दिया है, मैं इसको नाम देता हूं दोस्तों बेटा। अब आप कहेंगे सर बेटा किसका, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। एक्चुअल में राम है तभी ही है, सीता है तो शी है।
स्टूडेंट्स हैं तो दे है, तो इसका मतलब ही, शी और दे क्या है, ये तो बेटा है दोस्तों। तो जैसे ही आपको सेंटेंस में बेटा मिले तो सबसे पहले क्या ढूंढना है कि इस बेटा का पापा कौन है, और जो पापा है वो कौन है, वो ही तो हमारे सेंटेंस का नाउन है दोस्तों। और ये जो बेटा है ये मेरा प्रोनाउन है दोस्तों। तो बहुत छोटी सी थ्योरी में याद रहेगा, बाप बेटा ढूंढना हमें, और बाप पहले आएगा, बेटा कम बाद में आएगा, ये सबको एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। चलिए, फाइंड कंजंक्शन। अब कंजंक्शन आपको मालूम ही है, नाइदर नोर, बोथ के साथ एंड, क्लियर। तो ये जो छोटी छोटी थ्योरी है ये आपको याद रखनी है। आइदर अगर है और एक में और है तो ऑब्वियसली ये सेंटेंस क्लियर कर रहा है कि मुझे पहले इधर की जरूरत है, देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट और। तो ये छोटी सी कंजंक्शन को आपको ध्यान रखना है कि जहां कंजंक्शन मिल जाए उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, उसको कीवर्ड बना दीजिएगा दोस्तों, आपको एकदम सेशन समझ में आने लग जाएगा। और लिंकिंग ऑफ सेम सब्जेक्ट, अगर एक बार इंडिया की बात की गई है और एक बार पाकिस्तान की बात की है तो दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस इंडिया की ही बात करेगा, पाकिस्तान की बात नहीं करेगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक सब्जेक्ट पहले कैरी ऑन चलेगा, उसी को कंप्लीट करेंगे, देन वी टॉक अबाउट द सेकंड सब्जेक्ट। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, मीन्स आपको लिंकिंग करनी होगी दोस्तों। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, एक सेंटेंस डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली पहले कौन सा आना चाहिए, बिल्कुल सही आपने कहा, तो पहले इंडिपेंडेंट आना चाहिए और दूसरे नंबर पे आपका डिपेंडेंट सेंटेंस आना चाहिए, तभी आपका ये सेशन कंप्लीट होगा। कि जब आप पैरा जंपलिंग कर रहे हैं सेंटेंसेस में, एक बार दिल्ली की बात की गई, एक बार इंडिया की बात की गई, तो ऑब्वियसली दोस्तों मैं पहले इंडिया को लाऊंगा तभी मैं दिल्ली को बात कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली से इंडिया की तरफ चलूंगा दोस्तों। चलिए, और इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इफ टू सब्जेक्ट्स आर देयर, अगर दो सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसका भी आपको एक एग्जाम्पल भी मिलेगा। अगर दो सब्जेक्ट दिए गए हैं तो पहले बड़े वाले को लीजिए और ग्रुप वाइज उनको दोनों को ग्रुपिंग करिए। इसका भी एक एग्जांपल है, अभी आपको एक समझ में नहीं आएगा आई होप, लेकिन इसको याद रखिएगा। स्लाइड आप देख लीजिए, बाद में वीडियो आप देख सकते हैं कि अगर दो ग्रुप दिए गए हैं तो दो ग्रुप में से ग्रुपिंग करिए। पहले ए ग्रुप को अलग करिए, बी ग्रुप को अलग करिए, और ए ग्रुप का अलग ऑर्डर रहेगा और बी ग्रुप का ऑर्डर अलग रहेगा दोस्तों। और अगर टाइम मेंशन दिया गया है, एक बार बात की गई है 2005 की, एक बार बात की गई है 2020 की, तो दोस्तों ऑब्वियसली पहले हम 2005 की बात करेंगे, फिर 2020 की बात करेंगे, और यही बताया गया स्मॉल टू बिग, हम उसको प्रोसीडिंग आगे की ओर लेके चलेंगे दोस्तों। और इसके बाद कई बार एक दोस्तों बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि जब हम ऊपर से पैरा जंपलिंग करते आ रहे हैं तो ऊपर से सेंटेंसेस जो दिए गए हैं, आई होप कि मैं बोर नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि कहेंगे सर बड़ा अजीब सा हो गया। कुछ अजीब सा नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। एक बार हल्का सा रीकैप देखते हैं। बाप बेटे की कहानी क्लियर है, इसके बाद कंजंक्शन ढूंढना है, कुछ नहीं करना है, दो चीज़ों को अंडरलाइन करते जाना है। उसके बाद डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, जब कन्फ्यूजन हो जाए कि इंडिया और दिल्ली है तो आपको डिसाइड करना है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, और कौन इंडिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट है। और अगर दो सब्जेक्ट आ गए हैं तो उनको आपको ग्रुपिंग करनी है बस। और टाइम का तो आपको पता चल ही गया है कि अगर आपसे कोई बात करे कि आप 1995 में पैदा हुए थे और 2020 की बात कर रहे हैं, तो पहले आप 95 की बात करेंगे दोस्तों, फिर आप 2020 की बात करेंगे। बस इससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, बहुत अप्लाइड अप्रोच पे काम कर रहा हूँ दोस्तों मैं। चलिए, और अगर समटाइम कन्फ्यूज़न हो जाए तो लास्ट सेंटेंस होता है ना, मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ पर आपको दिया गया है, सॉरी यहाँ पर आपको दिया गया S1, यहाँ दिया गया S6 और बीच में दिया गया है PQRS। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, ये समझा रहा हूँ लास्ट पॉइंट, कई बार क्या होता है कि हम इस S से समझने की कोशिश करते हैं कि S6 कौन सा, S6 से पता चलता है, मतलब लास्ट सेंटेंस में ज़्यादा जल्दी आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पर क्या है। तो कई बार क्या होता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट हमें हेल्प नहीं कर पाता, सेंटेंस का जो कंक्लूजन होता है, यही मैंने मेंशन करने की कोशिश करी है। जो कंक्लूजन होता है ना दोस्तों, वही कई बार कीवर्ड बन जाता है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अब कुछ डायरेक्ट सेशन पर आते हैं और डायरेक्ट धमाल करते हैं और देखते हैं कि क्या हमने रियल में एग्जाम एक बार में क्रैक किया या नहीं किया। हाँ, आज का जो सेशन है थोड़ा सा ट्विस्ट रखूंगा, क्योंकि आज का जो सेशन है वो मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट आता है दोस्तों। और अटैम्प्ट जरूर करिएगा, जब आप इसको लाइव देखें तो अटैम्प्ट जरूर करने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि क्या मैं सही था या गलत था दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो करते हैं स्टार्ट। चलिए दोस्तों, सो लेट्स अटेम्प्ट फर्स्ट सेशन। अब आपके सामने फर्स्ट सेशन आ गया और बहुत छोटा सा है। आई होप कि जब तक आप इसको गो थ्रू कर लेंगे, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, साइड बाय साइड में स्टार्ट भी हो जाऊँगा, क्योंकि जब आप इस सेशन को देखेंगे तो आप फटाफट इसको रियलाइज़ करेंगे कि हाँ ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए, और ये इसका आंसर था। अच्छा, जो आंसर आप डिसाइड करने जा रहे हैं ना, मस्ट मेंशन ऑन योर नोटबुक।
अपनी कॉपी में लिख के चलिए। और अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो वहीं पे नोट्स खोलिए मोबाइल के अंदर, या व्हाट्सअप खोल दीजिए, उसी में ABCD लिख के भेज दीजिए, जिससे आपको याद रहे कि मेरा आंसर ये था और जो फाइनली आंसर था वो ये था। चलिए, तो आई होप समझ लिया होगा आपने। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इसमें 5 सेंटेंसेस हैं। अच्छा, कई बार PQRS आता है, कई बार जब बैंकिंग के अंदर खासकर एग्जाम है दोस्तों, उन्हीं में से एक सेशन लिया मैंने, तो ABCD वाले सेंटेंसेस आते हैं जो ज़्यादा ट्विस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें पहला ही ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों यही हमारा आज का टारगेट है। ईजी तो सब कर लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम लेवल भी करना चाहिए, क्योंकि फाइनली हमें एग्जाम ही देना है। बहुत ईजी करके हम अपने आप को खुश कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट हेल्प यू टू क्रैक टू क्वालिफाई द एग्जाम। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैंने जो अभी आपको थ्योरी बताई थी, बिल्कुल उसी थ्योरी पे वापस आता हूँ। मैं एक बार हल्का सा रीकैप आपको जरूर दे देता हूँ थ्योरीज को। आप कहेंगे सर आपने बताया नहीं था। मैंने फिर थ्योरी आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। बेटा ढूंढना, बाप ढूंढना और कंजंक्शन ढूंढने, बस यही 2 मेजर चीज़ें, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जो 2-3 पॉइंट याद हो गए होंगे दोस्तों। अब देखिए दोबारा फिर उसको देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा आपके सामने, आप खुद देखेंगे सर आपने बिल्कुल आसान सा कर दिया। चलिए, मैंने एक छोटा सा काम किया। मैंने यहाँ पर इट को अंडरलाइन कर लिया। एक बार छोटा सा इसको ऊपर कर लेते हैं एक बार। चलिए, तो अब हम छोटे से थ्योरी को देख लेते हैं। यहाँ मैंने दोस्तों छोटा सा काम कर दिया। इट को मैंने एक प्रोनाउन कंसिडर कर लिया, और इसके बाद मैंने एक सब्जेक्ट को ढूंढा दोस्तों। आप भी उसको ढूंढ पा रहे हैं, स्लीप वॉकिंग। बहुत सिंपल सा एक सब्जेक्ट था दोस्तों। इट मेरे पास एक सब्जेक्ट है, एक स्लीप वॉकिंग है। उसके बाद मुझे एक प्रोनाउन और मिला दोस्तों, दीज। अगेन आई गॉट 1 मोर प्रोनाउन। और इसके बाद मेरे पास एक सब्जेक्ट और है, दैट इज आर बॉडीज। और इसके बाद मेरे पास एक सब्जेक्ट और पड़ा हुआ है, सम रिसर्चर्स। अब दोस्तों जैसे ही मैंने इस सेंटेंस को देखा तो मुझे ये तो रियलाइज हो गया कि इसके अंदर 1, 2, 3, मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ पर 3 सब्जेक्ट मिल रहे हैं। अब ऑब्वियसली माइंड तो कंफ्यूज होगा ही होगा, यार व्हाट टू डू, यार तीनों में से किस पे काम करना है। अब फिर वही कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मुझे यहाँ ढूंढना किसको, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये तो कंफर्म है कि मुझे सबसे पहले तो सेंटेंस का मतलब, अगर मैं कहूँ कि मेरा प्यारा जमलिंग एक रेल गाड़ी है, छुक छुक गाड़ी है, तो मेरा पहला सेंटेंस का पहला जो सेंटेंस होगा वो रेल का इंजन होगा। तो मुझे रेल का इंजन ढूंढना है, और यही सबसे बड़ी जंग है दोस्तों इस एग्जाम के अंदर। अब वो जंग बहुत आसान है अगर आप इस ध्यान से देखें तो इट और दीज ने ये तो क्लियर कर दिया कि हम पहले सेंटेंस नहीं हो सकते। इसका मतलब ये पहला सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो क्लियर हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन है बी, सी और डी। अब इसमें से ध्यान डिसाइड किया गया। तो अगर इस पैसेज की थीम को देखा जाए तो ये स्लीप वॉकिंग यहां पर एक ऑब्जेक्ट के रूप में है। क्लियर हुआ पॉइंट। और सम रिसर्चर बिलीव दैट, तो इसका मतलब स्लीप वॉकिंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब स्लीप वॉकिंग ही कहीं ना कहीं सब्जेक्ट हो सकता है, या आर बॉडीज सब्जेक्ट हो सकता है। तो आपने आंसर अपना डिसाइड तो कर ही लिया होगा दोस्तों। अब आप देखें कि हम स्लीप वॉकिंग से चलें या आर बॉडीज से चलें। अब मैं ऑडिबल तो नहीं है कि मैं आपसे अभी लाइव इंटरेक्ट कर पाऊँ, लेकिन आपने आंसर जरूर लिख लिया होगा, ये मुझे श्योर है। और नहीं करा तो फटाफट आप कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि फिर मैं अब आंसर देने जा रहा हूँ। अब आर बॉडीज पे अगर मैं काम करने की कोशिश करता हूँ, स्लीप वॉकिंग में काम करने की कोशिश करता हूँ, तो पहले उसको समझते हैं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो बहुत ईजी वे में उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक चीज़ और ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपने वो ध्यान नहीं दिया, मैंने आपको कहा था ना प्रोनाउन को ढूंढना है दोस्तों। अब वो देखिए प्रोनाउन कहाँ पर है। यहाँ पर मुझे एक शब्द मिला है 24 आवर साइकिल। अब आप देखिए इसका भी एक बेटा है कहीं पर। देखिए बेटा कहीं नज़र आ रहा है आपको, मिल जाएगा, देखिएगा कहीं जरूर मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं जरूर है। आप देखिए, मेरे को तो मालूम ही है कहाँ पर है, मुझे तो नज़र आ गया। आप देख लीजिए, आपको कहीं नज़र आ गया। यस, ये जो पड़ा हुआ दोस्तों, दिस साइकिल। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये इसके बाद आएगा।
बाप बेटा हो गया ना दोस्तों, मैंने आपको जो थ्योरी बताई थी। अच्छा, ये जो इट है ये दीज पे काम तो नहीं कर सकता, आर बॉडीज तो प्लूरल है, आर बॉडीज तो प्लूरल है, तो इसका मतलब ये इट के साथ कनेक्ट नहीं होगा। इतनी सी बात क्लियर होगी दोस्तों। आर बॉडीज प्लूरल है और इट सिंगुलर है, क्योंकि उसके बाद जो वर्ब है दोस्तों दैट इज, तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर ये इस पे काम नहीं करेगा। अब इस पे एक प्रोनाउन और आया दीज, तो अब दोस्तों ये बेटा है, इसके पापा ढूंढ के बताइए कहाँ पर है, और यही थ्योरी आपको क्लियर करेगी कि इसके पापा कहाँ पर है। और जब आपको पता चल जाएगा इसके पापा कहाँ पर है तो ये आसान हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कहाँ पर है ये दीज रेंज, तो दीज एक ऐसा शब्द है। अब आप कहेंगे सर आर बॉडीज भी प्लूरल है, इसी को तो बना लेते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे होंगे आप, आर बॉडीज भी तो प्लूरल है और ये इसका अप्रोच करता है कि आर बॉडीज प्लूरल है, तो यही इसका बेटा होना चाहिए, लेकिन उसको समझने की कोशिश करते हैं। आर बॉडीज फंक्शन, हमारी बॉडी फंक्शन करती है अकॉर्डिंग टू अ 24 आवर साइकिल कॉल्ड ए सर्कैडियन रिदम। अब मैं अगर इसको देखूँ दीज रेंज, तो जैसे ही मैंने रेंज पढ़ा, रेंज यहाँ एक वर्ब है, रेंज तो इसका मतलब बॉडीज़ की रेंज नहीं होती, हमारी हैंड की रेंज होती है, हमारी सुनने की रेंज होती है, हमारी किसी चीज़ की एबिलिटी की रेंज होती है, लेकिन बॉडी की कोई रेंज नहीं होती है। क्लियर? तो इसका मतलब ये आर बॉडीज़ पे तो काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब अभी भी ये बेटा जो है किसी फादर का बेटा तो है, वो फादर ढूंढना था। यही चीज़ मैं बार बार आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, यही एक सबसे बेस्ट और अल्टीमेट सोल्यूशन है इस पैराजम्बलिंग को सीखने का। और आज आपको ये सेशन मिल रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपके 5 नंबर तो कंफर्म पक्के हो चुके हैं दोस्तों। अब जैसे ही मेरे को ये दीज नज़र आया तो ये बेटा तो नज़र आ गया मुझे, अब इसके मुझे पापा ढूंढने थे। अब जैसे ही मैंने पापा ढूंढने की कोशिश करी, आर बॉडीज़ के अलावा भी तो एक पापा था मेरे पास, तो देखिए वो पापा कहाँ पर है, मुझे तो नज़र आ गया, आपने ज़रूर ढूंढ लिया होगा, ये मैं उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि आपने ये ज़रूर ढूंढ लिया होगा कि इसके पापा कहाँ पर हैं। तो दोस्तों एक शब्द और पड़ा हुआ है जो प्लूरल है और वही इसका पापा है, मतलब सब्जेक्ट है। तो ये देखिए ये एक सब्जेक्ट आ गया अनयूजुअल एक्टिविटीज़, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया। थोड़ा सा काटा पीटी करनी पड़ेगी, आप समझ जाना। अनयूजुअल एक्टिविटीज़ को मैंने किससे जोड़ दिया दोस्तों? दीज रेंज के साथ। तो शायद मैंने अभी तक कुछ बड़ा जादू मंत्र नहीं किया, मैंने एक बेटा ढूंढा इट, स्लीप वॉकिंग, दीज, 24 आवर साइकिल को जोड़ा मैंने दिस साइकिल के साथ। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्लियर? मैं एक काम करता हूँ, फिर ये 24 आवर साइकिल के बाद तो दिस साइकिल था ही, तो एक काम करते हैं कि मेरा डी पहला हो गया और उसके बाद ई आ गया। यहाँ तक क्लियर है? आप भी यही कहेंगे सर डी के बाद ई आ गया, और अगर इसकी बात करें तो पहले बी आ जाएगा स्लीप वॉकिंग, और स्लीप वॉकिंग के बाद इट आ जाएगा, और ये एक्टिविटीज से दीस पर आ जाएंगे तो ये सी हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर पूरे आंसर को देखने की कोशिश करो, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ आपके लिए, तो डी ई बी ए सी, तो सेशन तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब मुझे लगने लगा कि मेरे तो 5 बजे 5 पक्के हो गए, और यस आपने कहा यस मेरा तो जंबल आज क्लियर हो गया। लेकिन 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 मुझे मालूम है अंदर से आप सोच रहे हैं कि सर ये तो धोखा हो गया। अरे धोखा नहीं हुआ दोस्तों, ये सिंपल वही अप्रोच थी जो आप अडॉप्ट कर रहे थे, लेकिन गड़बड़ कहाँ कर दी वो समझाता हूँ। अब देखिए एलिफेंट के सेंटेंस पे आते हैं। एलिफेंट का सेंटेंस यही इसलिए मैं सेशन लेके आऊँ ताकि आपको समझ में आए। एग्जामिनर यही तो गेम खेलते हैं आपके साथ। मैं एलिफेंट के सेशन पे आता हूँ। एलिफेंट का मतलब मैं ई को एलिफेंट कह रहा हूँ, डी को डॉग, सी को कैट, बैट और एप्पल। अब मैं एलिफेंट के सेंटेंस पे आता हूँ। एलिफेंट का सेंटेंस का लास्ट क्या है दोस्तों? एलिफेंट के लास्ट में क्या आया है? ये सेंटेंस एलिफेंट के लास्ट में क्या आया? स्लीप वॉकिंग। मैंने एस डब्ल्यू लिख दिया, स्लीप वॉकिंग। और ई के बाद क्या है? बी फॉर बॉय। बी किससे स्टार्ट हो रहा है? ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है? स्लीप वॉकिंग से। तो कभी ऐसा आपने सेंटेंस पढ़ा है कि आई लव इंडिया फुल स्टॉप, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री? दोबारा से बोलता हूँ, आई लव इंडिया, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। आप कहेंगे सर ऐसा सेंटेंस थोड़ी ना हो सकता, दोबारा इट चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने, इट ही तो चाहिए था। तो इसका मतलब ये तो ऑर्डर हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो इसका मतलब अनफॉर्चुनेटली मुझे आपका दिल दुखाना पड़ेगा, आई नीड टू हर्ट यू, और वही मैं हर्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा दोस्तों। इसका मतलब मुझे अब क्या करना होगा? मुझे पहले बी ए सी पे काम करना होगा और बाद में डी ई पे काम करना होगा, एंड दैट इज़ द फाइनल आंसर। आई होप कि जिन लोगों का क्वालिफाई हुआ, जिन लोगों का सही निकला, उनको अपने आप को ऐसे कर देना ताकि वेल डन हो। अभी मैं तो नहीं आ पाऊँगा आपको करने के लिए, आप खुद ही कर देना दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये था हमारा पहला अटैम्प्ट, और अब हम इसके ऊपर सेकेंड अटैम्प्ट करेंगे। और स्क्रीनशॉट फटाफट ले लिया करो जिससे आपको याद रहे कि यार ऐसे करना था, ये थ्योरी थी। क्लियर है दोस्तों? चलिए
फिर भी कभी कोई डाउट हो तो आप रिप्लाई कर देना, मैं आपको फिर दोबारा से इसको हेल्प कर दूँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, सेकंड पैरा जंबलिंग आ गई है और इस बार 6 सेंटेंसेस हैं। आई होप कि इस बार फिर एक धमाका करेंगे, आपको फिर 10 सेकंड मिल रहे हैं फटाफट। वैसे तो टाइम 2-4 मिनट मिलना चाहिए, मैं आंसर दे रहा हूँ इसलिए आप फटाफट उसका स्क्रीनशॉट ले लें और हल्का फुल्का एक आंसर निकाल लें अपनी कॉपी के अंदर, जिससे आपको रियलाइज़ हो सके। थ्योरी वही अडॉप्ट करेगा, बाप बेटा ढूंढना है, कंजंक्शन ढूंढने हैं बस, और कुछ नहीं करना दोस्तों। अच्छा, ये चीज़ें बुक्स में नहीं है, ये सब हमने अपने 17 साल के एक्सपीरियंस में निकाला है। और स्टूडेंट्स को मुखर्जी नगर दिल्ली में नाम सुना होगा आपने, वहीं पढ़ाते हुए इतने साल हो गए, और बहुत से स्टूडेंट का मैं यहाँ सेल्फ पोस्टिंग तो नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा दोस्तों, यू कैन क्रैक द एग्जाम। बस बहुत सारे सेशन के साथ आ रहा हूँ दोस्तों, नथिंग टू वरी। बस ये ध्यान रखिए कि मुझे 2021 में जॉब चाहिए दोस्तों, और यही टारगेट के साथ मैं और आप साथ जुड़ेंगे बहुत जल्दी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस सेशन को। आई होप कि ये भी आपको जल्दी समझ में आएगा। मैं फिर कुछ अंडरलाइन करूँगा और कुछ नहीं करूँगा दोस्तों, और जल्दी आप देखेंगे यार ये तो बहुत आसान हो गया। चलिए, तो पिछली बार ब्लू कलर था, इस बार हम ग्रीन कलर ले लेते हैं। चलिए, तो मेरा सबसे पहले क्या मिला, मैरी क्यूरी डिस्कवरी ऑफ रेडियम। तो दोस्तों मैंने एक छोटा सा काम किया है, यहाँ तक को मैंने अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि जब तक वर्ब ना मिले तब तक सब्जेक्ट है। क्लियर हो गया दोस्तों? जब तक सब्जेक्ट ख़त्म नहीं होता है तो ये सब्जेक्ट होते हैं मेरा। इसके बाद इट आ गया दोस्तों, इसके बाद एक कंजंक्शन है हाउएवर, इसके बाद द बेनिफिट्स कन्फेस्ड ऑन द वर्ल्ड इन जनरल बाय साइंस। इतना बड़ा सब्जेक्ट आ गया दोस्तों। चलिए, इसके बाद फिर आ गया मेरा बट, और फिर यहाँ पर आ गया इस वाले पार्ट में देखें तो एक इट। तो दोस्तों क्लियर हो गया, जो आपने काम करना था पेपर में भी ऐसे ही काम करना है, बस देखिएगा बहुत आसान हो जाएगा, ये सेशन ही बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ तक तो कहानी क्लियर होगी। अब माइंड में क्या आ रहा है उसको देखते हैं, क्या क्या आंसर निकल रहे हैं हमारे, किस किस चीज़ को लिंक करना है। अब यहाँ पर टेंशन क्या हो रही है, एक जगह दिया गया है साइंस और एक जगह दिया गया है रेडियम। ये मैंने नोट करवा दिया आपको, आप नहीं सोच रहे थे वैसे, यही तो था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब आप क्या कहेंगे, साइंस बड़ा या रेडियम बड़ा? ऑब्वियसली साइंस की प्रॉपर्टी है तो रेडियम छोटा हो गया, और साइंस इज अ बिगर कंसेप्ट। तो इसका मतलब साइंस वाली जो थ्योरी है दैट इज डॉग। अब देखो, जो मैंने उसमें बताया था कि अगर 2 सब्जेक्ट हो, अब 2 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, तो इसका मतलब पहली थ्योरी तो मेरी क्लियर हो गई है, एक साइंस और एक रेडियम है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट है। तो मैं क्या चूज़ कर चुका हूँ, मैं इंडिपेंडेंट चूज़ कर चुका हूँ, डॉग। अब उसके बाद मुझे क्या करना है दोस्तों, अब मैं इस इट की तरफ आता हूँ, तो मुझे यहाँ पर यह समझ में आया, इट हैज़ हेल्प मैन टू लिव ए मोर कंफर्टेबल लाइफ। क्या ये रेडियम हमारी लाइफ को कंफर्टेबल करता है या साइंस हमारी लाइफ को कंफर्टेबल करता है? अगर मैं रेडियम की बात करूँ तो सिर्फ मेरी वॉच के अंदर रेडियम है, बाकी मुझे कहीं नज़र नहीं आता। हो सकता है कहीं और भी यूज़ करता हूँ, मुझे पता नहीं हो, लेकिन वॉच का तो मुझे कन्फर्म है। चलिए, तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि ये जो थ्योरी है ये किसकी है, ये साइंस की थ्योरी है। मैंने इतना सा काम कर दिया, मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये साइंस की थ्योरी है, और ये जो था ये तो रेडियम की ही बात कर रहा था। अब इसमें ये इट और आ गया था, ये इट किसके बारे में बात कर रहा है, इट हैज़ ब्रॉट इविल एज वेल एज ब्लेसिंग। तो यार दोस्तों ये भी साइंस की ही बात कर रहा है, ये भी किसकी बात कर रहा है, ये भी साइंस की ही बात कर रहा है। क्योंकि लाइफ में इविल और ब्लेसिंग, जैसे एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये सब क्या हैं, ये इविल हैं। लेकिन हमारे घर में जो आज जेब में मोबाइल है और जिस कैमरे के साथ रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भी हमारे लिए साइंस की एक ब्लेसिंग्स है दोस्तों। तो ये भी क्लियर हो गया कि ये भी साइंस है दोस्तों। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये मेरी साइंस से रिलेटेड हैं। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब मुझे इनको पहले एक ऑर्डर करना होगा। अब साइंस के 3 पॉइंट है, 1 2 3, हो सकते 4 भी हों। इसके बाद मुझे ये रेडियम नज़र आ रहा है, मुझे ये यूज अ थिंग दैट मेक्स इट, ये एक और था गुड और बैड, और ये एक थिंग की वस्तु की बात कर रहा है, रेडियम भी एक वस्तु ही है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ये जो इट है ये किसकी बात कर रहा है दोस्तों, ये रेडियम की बात कर रहा है। क्लियर? और यहाँ पर रेडियम ऑलरेडी है ही, तो ये भी रेडियम का सेंटेंस है, और ये पहले वाला सेंटेंस भी रेडियम का सेंटेंस है। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया कि 3 सेंटेंस जो हैं वो साइंस के हैं,
और 3 सेंटेंस जो हैं वो रेडियम के हैं। अब जो 3 सेंटेंस साइंस के हैं वो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो डी फॉर डॉग है हमारे पास, इनको मैं एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ, ये साइंस की टेबल है और ये रेडियम। अब देखिएगा एग्जाम में ऐसे सेशन ज़्यादा आते हैं जहाँ स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है। तो साइंस आ गया डॉग में। उसके बाद मुझे एक तो बी चाहिए था और मुझे एक चाहिए था एफ। सो डॉग के बाद बॉय या फिश, या डॉग के बाद फिश या बॉय। मेरे पास 2 छोटी सी अप्रोच पे काम करना होगा मुझे। अब मैं कंफ्यूज हूं कि मैं पहले बॉय को लूं या पहले फिश को लूं, क्योंकि दोनों में दोस्तों इट दिया गया। अब देखिए यहां पर फिर आपको थ्योरी कौन सी हेल्प कर रही है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। बहुत आसान है कि 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों बड़ा आसान सा लगने लग जाएगा। जैसे आज हमें लगता है बड़ा आसान सा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जादू मंत्र देखिए, यहाँ पर मैंने मैन को अंडरलाइन किया और दोस्तों यहाँ पर मैंने एजुकेटेड मैन को अंडरलाइन कर दिया। मेरी कहानी क्लियर होगी दोस्तों, मेरी कहानी क्लियर हो गई है। तो पहले मैन या एजुकेटेड मैन, तो मुझे ये तो क्लियर हो गया कि पहले मुझे किस पे काम करना होगा दोस्तों, मुझे मैन पे काम करना होगा। मैन आएगा तभी एजुकेटेड मैन आएगा। तो इसका मतलब डॉग के बाद बॉय और बॉय के बाद फिश। ये मेरा पहला साइंस का पार्ट क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ रेडियम। रेडियम कहाँ पर है, डिस्कवरी हुई रेडियम की, इसका मतलब मैं एप्पल पे आ गया। अब एप्पल के बाद रेडियम, एक तो मुझे कैट में नज़र आ रहा है और एक मुझे नज़र आ रहा है एलिफेंट में। तो लिंकिंग कर देते हैं, देखिए कैसे, ये डिस्कवरी हो गई मेरी लिंक डिस्कवरी के साथ। तो एप्पल के बाद आपने दोस्तों मेरा क्या, एलिफेंट। एप्पल के बाद क्या आ गया दोस्तों, एलिफेंट। और लास्ट में मेरा जो क्या बचा, वो मेरा बचा सी, जिसमें हाउएवर एक कंक्लूजन दिया गया था। तो ये हो गया, सॉरी, ये हो गया सी। तो अब अगर मैं इस पूरे आंसर को लिखने की कोशिश करूं तो पहला आ गया डॉग, बॉय, फिश, एप्पल, एलिफेंट और कैट, और ये इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे सर क्या जादू हो गया, क्या नहीं हुआ। अगर थ्योरी देखें तो पहले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अंडरलाइन किया। उस थ्योरी को याद रखिए, नाउन पर नाउन वाली थ्योरी, बाप बेटा वाली थ्योरी, लिंकिंग, कंजंक्शन। और जो थ्योरी आपको बताई थी ना कि 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, दोनों के अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, तो मैंने पहले दोनों के पार्ट को अलग किया, साइंस को अलग किया, रेडियम को अलग किया, और उसके बाद मैंने उन दोनों को क्लब कर दिया। दैट व्हाट वी नीड टू डू एक्चुअली। आई होप कि ये सेकेंड भी सेशन आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आई होप कि ज़्यादा स्पीड भी नहीं है और बहुत ईजी चल रहे हैं। और मान के चल रहा हूँ कि आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं और प्री कर चुके हैं, इसलिए सेशन बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। हाँ, अगर आप बिल्कुल आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिर मैं इनको बेसिक के साथ स्टार्ट करता हूँ और मैं बेसिक लेके चलता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। बेसिक वाले बेसिक में बेसिक एग्जाम्पल होते हैं, रूल यही रहते हैं दोस्तों। तो मान के चल रहे हैं कि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और मेंस का बैच चल रहा है, तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। जिन्होंने कुछ जंबल कर रखे हैं ना, उनको तो लग रहा होगा यार बस अब तो पेपर आ जाए बस फटाफट। और यही सोच रखिएगा दोस्तों, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए, ये मैंने आपके लिए एक सिंपल सा सेशन ले लिया, जो PQRS जो आपका सिंपल कंसेप्ट होता है ना, उसी पे ले लिया। जैसे आपको ये क्लियर हो जाएगा यार ये तो एक बार में हो जाएगा, और हो भी जाना चाहिए, हो भी जाना चाहिए। देखिए कुछ नहीं करना होगा, पहले एक बार आप नज़र मार लीजिए, उसके बाद देखिएगा बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, मैंने अंडरलाइन कर दिया, एक बार जरा मार्कर ले लेते हैं। चलिए, वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, हमें एक सब्जेक्ट नज़र आ रहा है, फिर वी नज़र आ रहा है मुझे, फिर इट नज़र आ रहा है, फिर वी नज़र आ रहा है, फिर आर वीकनेस नज़र आ रहा है। ये नज़र आ रहा है कि किसकी बात कर रहे हैं, ये डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं सेंटेंस, तो इसका मतलब ये तो पहला नहीं हो सकता दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया। और फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म, ये भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है दोस्तों, तो ये भी क्लियर हो गया दोस्तों कि ये भी पहला नहीं हो सकता। चलिए, वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी व्हेन इट कम्स टू दिस, और ये हर बार वी वाले जो सेंटेंसेस हैं और एक डेमोक्रेसी है, तो ये तो क्लियर है दोस्तों कि सेंटेंस का जो मेन थीम है वो डेमोक्रेसी है। और फिर हमें ये जो इट नज़र आ रहा है, क्योंकि इन सब में तो वी है, अगर आप ध्यान से देखें तो वी तो सबके अंदर है, एक S6 को छोड़ दिया जाए तो
तो इसका मतलब हमें इनमें से को डिसाइड करना है। तो ये जो पूरा थ्योरी है वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, इट मीन्स, क्योंकि इसके बाद वी के बाद दोबारा वी तो कभी नहीं आएगा। जैसे आपने बचपन में एक ऐसे लिखा होगा मिस्टर सोहन लाल इज आवर स्कूल टीचर, तो ही टीचेस इन 6th क्लास, तो ही लिख रहे हैं या बार बार आप सोहन लाल लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं ना दोस्तों, तो वही कहानी है। तो वी के बाद वी नहीं आ रहा है, पहले आपको उसका एक ऑब्जेक्ट देना होगा। तो अब ऑब्जेक्ट देना होगा तो ये तो क्लियर है, वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी के बाद आपको इसका एक प्रनाउन चाहिए था, और वो प्रनाउन कहाँ था? इट था दोस्तों। अब वो इट था तो आपको क्लियर हो गया। तो छोटा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहां तक ये तो क्लियर हो गया कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब S1, सॉरी, तो S1 तो हमारा कंफर्म था दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए था? उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी? Q की। S1 के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? Q की। इट मीन्स आवर डेमोक्रेसी इज ए फोनी काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि जब वी प्रेफर मैन बिलोंगिंग, तो आप उस पूरी लाइन को देखें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इट मीन्स हम Q की बात कर रहे हैं। और हमारे जब ज़्यादातर पेपर के अंदर ऐसे ही होता है कि पहला जो पार्ट होता है, जो जैसे QPRS जो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं इसमें, तो वही हमें डिसाइड करना होता है कि हमारा सेकंड सब्जेक्ट, मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड कौन सा है, और वो हमारा डिसाइड हो गया कि यहाँ पर हमारा वो जो रहेगा Q रहेगा दोस्तों। बस इसको मैंने इतना से ही देना था कि आपको सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट क्लियर हो सके कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना था दोस्तों। और यहाँ पर ये हमारी अप्रोच क्लियर हो गया दोस्तों। आई होप कि ये छोटा सेशन था बस आपको समझाने के लिए कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ कैसे जाते हैं। चलिए एक सेशन और देखते हैं दोस्तों। चलिए ये लास्ट रहेगा दोस्तों। इस बार मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिए हैं, पिछली बार नहीं दिए थे, इस बार आपके लिए क्वेश्चन दिए गए। इट वॉज ए डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट, ये S1 है, S6, इन नो टाइम इट लैंडेड ऑन द रोड। अब आपको PQRS में से डिसाइड करना है। देखिए बहुत आसान है, सेम अप्रोच पे काम करिएगा, आपको एक बार में ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस सेशन को कवर करना चाहिए था। चलिए, तो ये तो कंफर्म है कि ये जो पहली अप्रोच है, ये मेरी पहली अप्रोच सेम रहने वाली है, मतलब ये मेरा पहला ऑप्शन फिक्स रहने वाला है। अब आपको PQRS में 4 ऑप्शन दी गई हैं, इसमें से डिसाइड करना है कि क्या ऑप्शन आप एकदम माइंड में लेके आ रहे हैं। मैं आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना चाहिए था। ये देखिए इट है, यहाँ पर मैंने एक नाम लिया क्रिस्टोफर, यहाँ पर मैंने ही यूज़ किया, एक प्रनाउन यूज़ किया है, और उसके बाद द होल ऑफ ग्रीन टाउन वाज कवर्ड बाय डार्क क्लाउड्स। अब एकदम दिमाग में क्या आया दोस्तों? इट वाज ए डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट। क्या करेंगे? क्या मैं इसके बाद इट पे आ सकता हूँ या ही पे आ सकता हूँ? ही पे आने के लिए मुझे क्रिस्टोफर की जरूरत है, ये तो कंफर्म है, एक नाउन है और उसका एक प्रनाउन है दोस्तों, ये तो कंफर्म हो गया। अब द होल ऑफ ग्रीन टाउन वाज कवर्ड बाय डार्क क्लाउड्स। अच्छा, ये अब एक कॉमन सेंस, क्लाउड होंगे तभी बारिश होगी, बारिश पहले होगी क्लाउड बाद में होगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला दोस्तों। तो ये तो कंफर्म है कि अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्या आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं? डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट, अंधेरी रात थी, बादल थे, तभी बारिश हुई, तब क्रिस्टोफर जो घर आ रहा था तब बारिश शुरू हो गई और उसने एक UFO, याद होगा UFO, आजकल बहुत UFO की बात हो रही है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो एलियंस उड़ाते हैं दोस्तों, पता ही होगा। चलिए, तो यहाँ पर अब किस पे फोकस कर रहे हैं? बहुत आसान है, SSC के अंदर इस तरह के सेशन आते हैं और एक बार में 2-4 नंबर पक्के हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों किस पे बात करेंगे? आप अप्रोच क्या कह रही है? अप्रोच ये कह रही है कि डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट है, तो क्या उसके बाद मैं UFO को ले आऊँ? अब मैं UFO को ला सकता था, लेकिन यहाँ पर ही आ गया और ही ने मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया पहले नाउन दे दो। नाउन तो क्रिस्टोफर है, नाउन नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, मतलब बाप नहीं है बेटा नहीं आएगा, तो ये तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब मुझे किस पे काम करना होगा? क्या मैं इस पे काम कर सकता हूँ दोस्तों? बी पर, मतलब पहले मैं ग्रीन टाउन वाज कवर्ड बाय डार्क क्लाउड्स लेके आता हूँ,
उसके बाद मैं क्रिस्टोफर को लेके आता हूँ, क्रिस्टोफर रिटर्निंग होम। उसके बाद मैं क्या लेके आता हूँ, फिर बारिश शुरू हो गई, और जब बारिश शुरू हो गई तब उसने अचानक देखा कि ऊपर एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल सही आपने आंसर ढूंढा, और आपको खुद कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए अपने आप को कि आपने एक सही आंसर निकाल लिया दोस्तों, और यही इसका फाइनल आंसर है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन, और मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम के अंदर बहुत छोटे से सेशन में मैंने आपको एक छोटी सी अप्रोच देने की कोशिश करी, हाउ टू क्रैक जंबलिंग, और बहुत अच्छा सेशन रहा। मुझे लगता है कि आप लोगों को जल्दी समझ में आया होगा। और अगर हम एक बार रीकैप करने की कोशिश करें तो आपको रीकैप करने की कोशिश करते हैं, एक बार देखते हैं जहाँ रूल्स थे हमारे, उन्हीं रूल्स को हम एक बार फोकस कर लेते हैं। वही इस एग्ज़ाम की ताकत है दोस्तों। यस दोस्तों, यही इसकी बेसिक कहानी थी कि सबसे पहले मुझे प्रनाउन ढूंढना है, जिसको मैंने आपको कहा बाप और बेटा, बस वही ढूंढना है। उसके बाद कंजंक्शन, कंजंक्शन को जरूर अंडरलाइन करिए। उसके बाद लिंकिंग ऑफ सेम सब्जेक्ट, मतलब जैसे मैंने कहा ना डिस्कवरी के साथ डिस्कवरी जोड़ा दोस्तों, वो था लिंकिंग। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आपको समझ में आ गया होगा। और इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर देयर, जो मैंने आपको कहा था कि बाद में समझ में आएगा, अगर दो सब्जेक्ट वहाँ पर हैं तो पहले बड़े वाले को लीजिए ग्रुप वाइज। याद है कि हमने साइंस और रेडियम की बात करी थी, मैंने साइंस को एक ग्रुप में कर दिया और रेडियम को एक ग्रुप में कर दिया। और अगर टाइम वाली बात, अब टाइम वाला एग्जाम्पल तो अभी नहीं था, बाद में जरूर देंगे जो आपको दोस्तों। और समटाइम कंक्लूजन वाला भी एग्जाम्पल हम टच नहीं कर पाए, कम समय था, लेकिन इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों। मतलब सारी अप्रोचेस पे काम किया जाएगा। आपको 2-3 सेशन के बाद ऐसे लगने लग जाएगा सर कोई भी जंबल ले आओ। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों, पहले पूरे सेशन को पढ़ते हैं तो उसके बाद दिमाग लगाते हैं, अरे यार नहीं करना, छोटी सी अप्रोच को काम करिए ना। मोबाइल का ज़माना है, फटाफट शॉर्ट ट्रिक्स पे काम करेंगे ना, और बहुत अंडरस्टैंडिंग में काम करेंगे बस दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का सेशन ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं आपसे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।